हम में से ज्यादातर लोग दिन में 5 बार खाना खाते हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और इन सब के दरमियान स्नैकिंग, चाय, बिस्किट, समोसा, ड्राई फ्रूट्स, निम्को वगैरह। ये कहा जाए कि हर वक्त खाते ही रहते हैं तो सही होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में स्नैकिंग अलाउड नहीं होती, तो बाकी बचता है 3 टाइम का खाना। इस खाने में भी अगर आप हेल्दी फैट्स ज्यादा लेंगे, फिश ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, घर का बना हुआ देसी घी, तो ये खाना आपको देर तक फुल रखेगा। सुबह से शुरुआत करते हैं कि जब आप सो के उठें तो तब तक नाश्ता ना करें जब तक भूख नहीं लगती। ये नहीं कि सारे घर वाले खाने की टेबल पे बैठे हैं तो आपने सोचा चलो थोड़ा मैं भी खा लूं। बिल्कुल नहीं, बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर एंड मिल्क, लेमन वाटर, 2-4 बातें कर लीजिए, लेकिन खाना नहीं है आपको। 3 से 4 दिन ऐसा कीजिए शुरुआत में, और फिर इसे टाइम बाउंड कर दीजिए। दिन का पहला मील आपने उठने के 4 घंटे बाद लेना। आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। ये था बिगिनर्स लेवल। अब आपने अपनी बॉडी को सीरियस फैट लॉस की तरफ लेके जाना है, तो 16 से 8 का पैटर्न फॉलो करना होगा। मेल्स के लिए 16 से 8 और फीमेल्स के लिए 12 से 12। फीमेल्स को 12 घंटे से ज्यादा फास्टिंग रेकमेंड नहीं की जाती। आदमी इसे 16 घंटे इवन 20 घंटे तक ले जा सकते हैं। 16 से 8 में आप 8 घंटे के टाइम फ्रेम में खाते हैं और 16 घंटे सिर्फ पानी, ब्लैक कॉफी, लेमन वाटर या ब्लैक टी पे गुजारा करते हैं। इस सारे वक्त में डेफिनेटली स्नैकिंग अलाउड नहीं है। आप इसे हार्मोनली मैनेज करते हैं। आप कुछ भी खाएंगे तो इंसुलिन रिलीज होगी, ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर जाएंगे, खून में इंसुलिन और शुगर बढ़ेगी। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं और नाश्ता 10 बजे लेते हैं तो आपका डिनर शाम 6 बजे से पहले हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये ईटिंग टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इस 8 घंटे में हर वक्त आपको खाते नहीं रहना। अगेन स्नैकिंग से बचना है। 3 हफ्ते लगेंगे इसका यूज टू होने में। बाद में आप 3 मील्स पर डे से 2 मील्स पर डे पे आ जाएं। इस तरह से आप अपनी बॉडी को सीरियस फैट लॉस की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं ओकेजनल चीट डे की, कि कभी कोई फैमिली दावत आ गई, ईद गैदरिंग्स, बर्थडे पार्टीज, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या आप चीट डे के हकदार हैं। क्या इमोशनली आप इतना स्टेबल हैं कि अगले ही दिन दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगे। मैं यही एडवाइस करता हूं कि शुरुआत के 3 हफ्ते तो बिल्कुल चीट डे नहीं लेना। बॉडी को थोड़ा वक्त दीजिए इस नए ईटिंग पैटर्न का यूज टू होने में। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। खुद से बात कीजिए, खुद से पूछिए, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ मसल मास भी गेन कर सकते हैं? आज इस पे बात करेंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से होने वाले दूसरे फायदों के साथ साथ मसल मास भी गेन कर सकते हैं अगर इन कुछ चीजों का ख्याल रखें। ये बात आम कही जाती है कि बॉडी बल्किंग में कार्ब लोडिंग बहुत जरूरी है। लोग बहुत ज्यादा कार्ब्स खाने लगते हैं। ऐसा शायद इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टिमुलेट करेंगे तो इंसुलिन भी ट्रिगर होगी। रियलिटी में जब इंसुलिन बॉडी में ट्रिगर होती है तो बहुत ज्यादा चांस है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाने का, स्पेशली कार्ब लोडिंग में, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आप अपनी बॉडी में डालने लगते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का नुकसान ये होता है कि बॉडी सही से अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट सही से प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। बढ़ा हुआ ग्लूकोज और इंसुलिन मसल मास के बढ़ने में रुकावट बनता है, प्रोटीन रेजिस्टेंस पैदा करता है। ज्यादातर मास गेनर्स जो मार्केट में दस्तयाब हैं, इनमें सिर्फ एक स्कूप में 100 ग्राम से ज्यादा कार्ब्स होते हैं। एक और इंग्रेडिएंट कॉमन है इन मास गेनर्स में, वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो एक पॉलीसैकेराइड कॉम्पाउंड है और शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है। इन मास गेनर्स को खा के आप बल्क अप तो कर लेंगे, लेकिन फैट बल्क अप करेंगे, ना कि लीन मसल मास। ब्लड शुगर बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान मसल मास इंटैक्ट रहे, मसल लॉस ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप 16 से 8 का पैटर्न फॉलो करें। इस 8 घंटे के ईटिंग पीरियड में एटलीस्ट 2 मील्स आपको लेने पड़ेंगे और हर मील को आप 1500 कैलोरीज तक ले जाएं, लेकिन इससे ऊपर ना जाने दें। इस वीडियो के नीचे एक चार्ट मौजूद है जिससे आप अपने खाने की कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। कार्ब्स की बात करें तो
50 ग्राम 50 ग्राम्स से ज्यादा कार्ब्स आपको एक दिन में नहीं खाने हैं, या मैक्सिमम 70 ग्राम 70 ग्राम डिपेंडिंग ऑन योर साइज। देखिए, हमें ग्रोथ हार्मोन को टारगेट करना है ताकि हमारा मसल मास बढ़े। शुरू में शायद आपका ब्रेन ग्लूकोज को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल करने का आदी हो, इसे आपने कीटोन बॉडीज की तरफ लेके जाना, इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी है। और अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं तो अब आपको मसल मास की तरफ ध्यान देना। अब आ जाते हैं प्रोटीन इनटेक पे। ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलेगी अंडे में, फिश में मिलेगी, चिकन में। पार्शियल प्रोफाइल ऑफ अमीनो एसिड से आपके मसल्स नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकती हैं, उनमें कॉर्टिसोल लेवल्स का बड़ा होना, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्लीप क्वालिटी का बेहतर ना होना। सोने से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है और ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। स्पेशली फीमेल्स में मेनोपॉज के दौरान बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल लेवल सेल्यूलाइट डेवलपमेंट की वजह बनता है, मसल एट्रोफी की वजह बनता है। इस पे बात हो चुकी है सेलुलाइट वाली वीडियो में। आज बात करेंगे कि सेल्यूलाइट क्यों होता है, अंडरलाइंग कॉजेस क्या है, आपका डिस्टर्ब लिम्फेटिक सिस्टम कैसे सेल्यूलाइट डेवलपमेंट की वजह बनता है। देखिए, फैट के साथ साथ ये वो लिम्फ फ्लूइड है या वो पानी है जिसे आपके लिम्फेटिक सिस्टम ने वापस ब्लड में भेजना था, और बॉडी में कम पोटासियम लेवल्स की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाया। पोटासियम और सोडियम आपकी बॉडी में एक दूसरे के उलट काम करते हैं। बॉडी में पानी की ज्यादती या कमी के जिम्मेदार ये दोनों मिनरल्स हैं। कम पोटासियम लेवल्स और ज्यादा सोडियम लेवल्स बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन की वजह बनते हैं, बॉडी में पानी को रोक के रखते हैं। देखिए, आपको अपने पोटासियम इनटेक पे ध्यान देना है। हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए रोजाना तकरीबन 4700 mg 4700 मिलीग्राम पोटासियम की जरूरत होती है। और जब मैंने ज्यादातर लोगों की एवरेज डेली इनटेक निकाली फूड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके, तो जो नंबर सामने आया वो था अराउंड 1000 mg 1000 mg। इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि एक एवरेज इंसान अपने खाने से रोजाना 1000 मिलीग्राम 1000 mg के करीब पोटासियम ले पाता है। एक केले में तकरीबन 300 मिलीग्राम 300 mg पोटासियम होती है। मतलब आपको डेली पोटासियम इनटेक को पूरा करने के लिए 12 केले खाने पड़ेंगे, जो एक मुश्किल टास्क है। पोटासियम की कमी को पूरा करने के लिए आप अपना वेजिटेबल इनटेक बढ़ा सकते हैं, ज्यादा सब्जियां खाइए। अगर आप सेल्यूलाइट का शिकार हैं, लिम्फ ईडिमा का शिकार हैं, तो रोजाना एटलीस्ट 4 से 5 बोल, डिपेंड अपॉन योर साइज, कच्ची सब्जियां सैलेड की फॉर्म में आपको खानी पड़ेंगी। या एक और तरीका है कि आप इनकी स्मूदी बना सकते हैं। एक ब्लेंडर लीजिए, उसमें पालक, खीरा, पत्ता गोभी, आवाकाडो अगर मिल जाए तो, केला भी डाल लीजिए एक आध। ड्राई फ्रूट्स में आप ड्राइड एप्रिकॉट, खुबानी डाल लीजिए, इसमें एक आध स्ट्रॉबेरी डाल लीजिए। इसे पानी के साथ आप ब्लेंड कर लें तो इस तरह आप बड़ी मजे की एक रिफ्रेशिंग सी स्मूदी बना सकते हैं। शायद इसका टेस्ट डेवलप करने में आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मेरे नजदीक हाई पोटासियम इनटेक का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। इसमें कच्ची वेजिटेबल्स शामिल हैं, ना कि बॉइल्ड वंस, और इनको ब्लेंड करना है आपने, ना कि जूस बनाना। इस स्मूदी को आप सुबह और शाम में पीजिए। इस तरह से आप अपने पोटासियम लेवल्स को बैलेंस रख पाएंगे और सेल्यूलाइट को खत्म कर पाएंगे। दूसरी वजह की बात करेंगे, यहाँ के सेल्यूलाइट डेवलपमेंट मोस्टली आपके 40s या 50s में होती है, और 40-50 साल की उम्र में ओवरीज काम करना बंद कर देती है बिकॉज ऑफ मेनोपॉज। ओवरीज के काम ना करने पे बॉडी में बैकअप के लिए एड्रेनल ग्लैंड होता है जो अपना काम तेज कर देता है। चूंकि इन दोनों का काम सेम है, ये दोनों सेम हार्मोन्स बनाते हैं, इस वक्त अगर एड्रेनल ग्लैंड भी एग्जॉस्टेड हो जाए और काम करना बंद कर दे तो ये वजह बनता है एट्रोफी की, जिसमें मसल मास आपका श्रिंक हो जाता है। मसल्स को इस एज में टोन अप करना मुश्किल हो जाता है और इस हार्मोनल इम्बैलेंस के नतीजे में वेट गेन होता है, सेल्यूलाइटिस डेवलप होता है। तो जो बात की जाती है कि एक्सरसाइज से आप बॉडी टोन अप कर सकते हैं, देखें आप जितना मर्जी कैलोरीज बर्न कर लें, एज लॉन्ग एज आप अपने वीक एड्रेनल्स को फिक्स नहीं करेंगे, अंडरलाइंग कॉज को फिक्स नहीं करेंगे, देयर इज नो वे टू गो। आपको अपने एड्रेनल ग्लैंड्स को स्ट्रांग करना होगा। इट कुड बी बाय स्लीपिंग मोर, ज्यादा सोएं, स्ट्रेस लेवल्स कम रखें, बिला वजह की टेंशन ना लें, ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखें। तो ये हैं वो दो वजूहात जो सेल्यूलाइटिस करती हैं। आप इन बातों पे अमल कीजिए और अपना एक्सपीरियंस वीडियो के नीचे जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच पाए। अल्लाह हाफिज।